प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत ही तेजी से बज रहा था। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन इस ग्लेशियर पे स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर तक नीचे आने के बाद फाइनली एक और कोलिजन होता है। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 12 अक्टूबर सन 1972 यूरोगियन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 साउथ अमेरिका के मुल्क यूरुग्वाय से टेक ऑफ करती है चिली की कैपिटल सेंटियागो की तरफ जाने के लिए। इस जहाज में टोटल 45 पैसेंजर सवार हैं और उनमें रग्बी टीम के कुछ प्लेयर्स भी मौजूद हैं। ये फ्लाइट सिर्फ 3 घंटों की होनी थी, लेकिन यूरुग्वाय से सेंटियागो जाने के रास्ते में आती है ह्यूज एंडीज माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका में मौजूद ये एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही हैं। और यही खूबसूरत पहाड़ियां आगे चलकर हमारी इस कहानी में पैसेंजर्स के लिए एक भयानक रूप इख्तियार कर लेती है। यूरुग्वाय से प्लेन को टेक ऑफ करने के बाद उस दिन इन पहाड़ियों में शदीद तूफान आ जाता है, तो पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही कहीं लैंड कर जाएंगे और अगले दिन जहाज को दोबारा टेक ऑफ कराएंगे। इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को ये प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है ठीक 2:18 पर। अगले 1 घंटे तक प्लेन काफी स्मूथली फ्लाई करता रहता है। दोपहर के 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराना शुरू कर देते हैं। ये प्लेन सेंटियागो शहर के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में ही मौजूद था। प्लेन को डिसेंड कराते वक्त अचानक से भयानक टर्बुलेंस होने लगती है और इस वक्त जहाज के चारों तरफ बादल ही बादल मौजूद थे। पायलट्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। जैसे ही जहाज बादलों से बाहर निकलने लगता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी मौजूद है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत ही तेजी से बज रहा था। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त और प्लेन से अलग हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक और कोलिजन होता है और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोर्शन बचा था जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन इस ग्लेशियर पे स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर तक नीचे आने के बाद फाइनली एक और कोलिजन होता है। प्लेन की सारी चीजें तहस नहस हो जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से तबाह हो जाता है और 2 पायलट्स वहीं मारे जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली प्लेन में मौजूद 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। ये 33 के 33 लोग इस भयानक क्रैश को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं। ये एयरक्राफ्ट अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। इन 33 पैसेंजरों में ये बात कोई भी नहीं जानता कि ये लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि प्लेन अपने प्लेन रूट से 80 किलोमीटर तक दूर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, सर्वाइवल की ये दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। इन बचे हुए लोगों में से ये बात कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता था कि आखिर उनके साथ आगे क्या होगा। ये है एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी जिसको वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री भी कहा जाता है। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers thought were given up for dead. Oh, you have to say. It became known as the Miracle of the Andes. इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिनको सीरियस इंजरीज नहीं आई थी। पहले शख्स का नाम रॉबर्टो कैनिसा था जिनकी उम्र 19 साल थी और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो सर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो ये लोग फौरन लोगों को देखने लग जाते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और किस किस को क्या चोटें आई हैं और इंजर्ड लोगों की कैसे मदद करी जा सकती है। इन दोनों लड़कों को दिखता है कि बहुत से पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनको काफी सीवियर इंजरीज हो रखी हैं, जिनमें से एक था 23 साल का फर्नांडो पराडो जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में चला गया था।
और जितना इनसे हो सकता था ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करते हैं उनको बचाने के लिए। इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के बाद चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और 4 हवाई जहाज को भेजा जाता है सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। पूरा दिन ये हवाई जहाज क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये हवाई जहाज वाइट कलर का था और जिस जगह पर ये क्रैश हुआ था वो जगह चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फीली पहाड़ियों में इस हवाई जहाज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। उस दिन 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स काफी होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरह ये आज की रात गुजार लें, अगले दिन तो कोई ना कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 जख्मी पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। अब सर्वाइवर्स की तादाद 33 से 28 पर आ जाती है। जिंदा बचे हुए लोग प्लेन की बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का ही इस्तेमाल करते हैं प्लेन की पिछली साइड को क्लोज करने के लिए ताकि अंदर का टेम्परेचर लो ना हो पाए। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय से 11 अलग अलग हवाई जहाज फ्लाई करते हैं सर्च ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने जो सर्च एरिया डिफाइन किया था वो बिल्कुल सही था। उसी सर्च एरिया में क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को नहीं ढूंढ पा रहे थे। उस दिन पैसेंजर्स को अपने ऊपर से 3-3 हवाई जहाज फ्लाई करते दिखाई देते हैं। ये पैसेंजर्स चिल्लाकर, हाथ हिलाकर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह हवाई जहाज उनको नोटिस कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाते और इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अगले दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर जिसका नाम फीटो स्ट्रॉच था वो पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट किया जा सके और वो इस तरह एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं खाली वाइन बोतलों में। और कुछ पैसेंजर सीट कुशन का भी इस्तेमाल करते हैं स्नो शूज की तरह, और सीट कवर में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है ठंडक से बचाने के लिए। अगले दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी माँ क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साला बहन बहुत ज्यादा इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी भी लेकर आते हैं, लेकिन क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरीज के चलते। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो समंदर के किनारे रहते थे और उन्होंने आज तक बर्फ भी नहीं देखी थी। और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, और वो भी इतने हाई एल्टीट्यूड पर, बिना किसी प्रॉपर खाने पानी के यहाँ सरवाइव कर रहे थे। 21 अक्टूबर को क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं है और इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि इतने दिनों के बाद कोई जिंदा बचा होगा। आफ्टर 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी टीम के प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक एंथुजियास्ट भी थे। वो इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो एक बहुत लंबा सा एंटीना बनाते हैं और फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है, लेकिन इस रेडियो से सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था, यानी बाहर की कोई भी चीज ये सर्वाइवर सुन सकते थे लेकिन अपनी बात बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिनों के बाद, और जब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है, इन लोगों का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। कुछ लोग तो रोने लग जाते हैं इस खबर को सुनने के बाद। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सब कमी महसूस होने लगी। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने सारे खाने को रेशनिंग करना शुरू कर दिया था। ये लोग हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे, लेकिन रेशनिंग करना भी काफी नहीं था क्योंकि खाना अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह से खत्म हो गया था और कुछ लोगों ने तो प्लेन के कुछ पार्ट्स को खाने की भी कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़े। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो या तो दोस्त या फैमिली मेंबर्स थे। ये आइडिया सबसे पहले रॉबर्टो कैनेसा को आया, तो उसी ने ट्राई किया सबसे पहले ये करने के लिए। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 2 दिन जब और गुजरे और जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर, क्रैश के 16 दिन बाद, सर्वाइवर्स के पास ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से कम होता जा रहा था। इनके पास इससे आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। ये बात कोई नहीं जानता था कि आखिर आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। उन्हें पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ गाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में सारी बर्फ पूरी तरह से भर जाती है। 8 लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं और अब सिर्फ सर्वाइवर्स की तादाद 19 रह जाती है। ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में फंसे हुए हैं। फर्नांडो पराडो एक मेटल पुल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद खोद कर ये एक टनल बनाते हैं बड़ी मुश्किलों से, और सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही पराडो को दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस बर्फ की उस गुफा में जाना ठीक है। अगले 3 दिन तक ये सर्वाइवर्स इसी क्रैम्प्ड स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये लोग वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो एफर्ट खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का भी कोई फायदा नहीं है। कैनसा, पराडो और विजिंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को सबसे ज्यादा खाना और गर्म कपड़े दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरिको शहर को पास कर दिया है। तो ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो जरूर चिल्ली के कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत ही गलत था। को पायलट को असल में खुद भी इस बात का आइडिया नहीं था कि वो प्लेन को कहाँ पर ले जा रहा है। असलियत में क्रैश साइट 89 किलोमीटर्स ईस्ट में थी, एंडीज की पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में। फिर भी इस बात से अनजान ये लोग कुछ दिन रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, और फिर 15 नवंबर को क्रैश के 33 दिन बाद ये तीनों निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की साइड में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का एक टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है, जो कि पीछे की साइड का था। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो कि पहले ही टूट कर गिर गया था। इसके अंदर इन्हें खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही कीमती चीज मिलती है, जो कि एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम था। ये एक ऐसा रेडियो था जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती थी, बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता था। ये लोग इस रेडियो को ऑन करने के लिए वापस जाकर रॉय हर्ली की मदद लेते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी, ताकि अपनी बाहर एसओएस कॉल भेज सके इस रेडियो के जरिए। लेकिन अफसोस इससे भी कुछ ना हुआ। कुछ दिन तक ये लोग पूरी कोशिश करते हैं इस रेडियो को ऑन करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। अगर जिंदा बचना है तो पैदल चलकर खुद किसी से मदद लेनी पड़ेगी। 11 दिसंबर, क्रैश के ठीक 59 डेज बाद एक एवेलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचते हैं। अगले दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन ये जहाज क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर लोग, पराडो, कैनेसा और विजिंटन, निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने के लिए वेस्ट की तरफ। वेस्ट की डायरेक्शन में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन तीनों को लग रहा था कि ये लोग अभी भी सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर चलकर ये लोग मदद ढूंढ लेंगे। तो इसलिए सिर्फ इन्होंने 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। इन लोगों के पास ना ही कोई टेक्निकल गियर था, और ना कोई नक्शा था, और ना कोई कंपास, और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था, और ऊपर से -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग आगे बढ़ते रहे
पहाड़ी की तरफ। दिन में ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे और रात को ये लोग एक ही स्लीपिंग बैग में सोया करते और सूरज के निकलते ही ये लोग चलना शुरू कर दिया करते। आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है और चौथे दिन की सुबह इन लोगों को रियलाइज़ होता है कि इनकी एस्टिमेशंस कितनी गलत थीं। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंगटन डिसाइड करता है कि वो वापस क्रैश साइट की तरफ चले जाएगा और बाकी 2 लोग आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम ज़रूरत पड़े। 15 दिसंबर को विजिंगटन वापस क्रैश साइट की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है और ये रास्ता काफ़ी आसान भी था क्योंकि ये सारा रास्ता डाउनहिल था। पराडो और कैनिसा आगे बढ़ते रहते हैं और पहाड़ी को चढ़ते रहते हैं और आखिरकार 3 घंटों के बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। I पराडो couldn't बड़ी breathe. मुश्किल से कोशिश I करते couldn't हैं speak. कि I couldn't आखिर even कुछ तो और think दिखाई दे। because फिर what we दूर saw was वेस्टर्न horrible. होराइजन में Instead of इन्हें green दिखता है valleys, कि 2 we पहाड़ियों की saw चोटी है mountains and जहाँ पर बर्फ नहीं snow-covered है। peaks ये लोग 360 अंदाज़ा degrees लगाते around हैं us, कि हमें उसी to the डायरेक्शन में ट्रेवल horizon all करते around रहना us. चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। पराडो और कैनिसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं और करते रहते हैं और फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं। एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते डाउनहिल रास्ता मिलना आसान था। ये लोग चलते रहते हैं और चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती हैं। ये दोनों इतना थक चुके थे कि अब इनसे आगे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था और तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। ये लोग चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंचती क्योंकि नदी का शोर भी बहुत The only ज्यादा था। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कैनिसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है और कहता है कि टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ एक पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है एक धागे की मदद से और नदी के दूसरे किनारे की तरफ फेंकता है। पराडो उस पेपर को उठाते हैं और उसमें स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं कि आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज। मेरे जख्मी दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की ज़रूरत है लेकिन हम नहीं जानते कि हमें कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज़ हमें बचा लो। हम कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ इस मैसेज को रिसीव करने वाला आदमी चिली का एक किसान था जिसका नाम सर्गियो काटालान था। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि 2 महीने पहले कोई प्लेन क्रैश हुआ था और जब इन साथियों को रियलाइज़ होता है तो ये शॉक रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गियो अगले 10 घंटे तक घोड़े पर बैठकर लगातार वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ते रहते हैं। फाइनली सर्गियो जब सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमान को बताते हैं जो सेंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच ये किसान पराडो और कैनिस को घोड़े की मदद से लोस मार्टिनेस शहर में लेकर आते हैं। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के दम पर पिछले 10 दिनों में ये लोग 61 किलोमीटर्स पैदल चलकर हाइक किए थे। कैनिसा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे। सिर्फ इनका वजन 44 केजीज बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर पराडो और कैनिसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन को पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहाँ कहाँ हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से फाइनली बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन पता चलती है। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल 16 सर्वाइवर्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं जिनकी बहुत बुरी हालत थी लेकिन सब रिकवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल दहला देने वाली कहानी जो सही में अनबिलीवेबल थी।
इस डिज़ास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, द मिरेकल ऑफ एंडिस। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार देना भी ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।